रेसलर्स को ये अच्छी तरह सिखाया जाता है कि एक मूव को कैसे बिल्कुल सुरक्षित तरीके से किया जाए, जिससे वो खुद को और अपने ओपोनेंट को रिंग में चोट से बचा सके। लेकिन ऐसे भी कुछ मूव्स हैं जिससे चोट लगती ही है, चाहे आप कुछ भी कर लीजिए। अब आप ये सोचेंगे कि आमतौर पर ऐसे मूव्स के दौरान सामने वाले को ही सबसे ज्यादा दर्द होता है, लेकिन कभी कभी रेसलर्स ऐसे मूव करते वक्त खुद को भी उतना ही दर्द पहुंचा सकते हैं। यहाँ हम बात करेंगे 13 ऐसे रेसलिंग मूव्स की जो बिल्कुल नकली नहीं है और जिनसे बहुत दर्द होता है। नंबर 1, द चॉप। हाँ, ये बहुत आसान है कि आप बोलें जब आप अपने पसंदीदा रेसलर को अपने ओपोनेंट पर एक नाइफ एज चॉप मारते हुए देखते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इस चॉप को खाना लगता कैसा है? एक चॉप से चोट लगना तो बिल्कुल तय होता है, क्योंकि ये एक ऐसा मूव है जो नकली तरीके से नहीं कर सकते। लेकिन इसे सहने वाले रेसलर के लिए इससे भी बुरा तब होता है जब कई रेसलर्स अपने चॉप्स में कुछ मसाला डालने की कोशिश करते हैं ताकि ये बिल्कुल असली लगे। पुराने समय में वेटरन रेसलर्स जैसे वाहू मैकडैनियल और ग्रेग द हैमर वैलेंटाइन कुछ ऐसे चॉप्स मारते थे जो उनके ओपोनेंट्स को दिन में ही तारे दिखा सकते थे। जब आप उनकी बॉडी पर उस हाथ की आवाज भी सुन पाते हैं और उसके साथ ही उनके ऊपर एक लाल हाथ का निशान भी साफ देख पाते हैं, जो उस ओपोनेंट को पूरे हफ्ते तक दर्द देने के काबिल है। सबसे बेहतरीन रंबल के बाद आप डैनियल ब्रायन की छाती पर ये निशान देखिए और इससे आपको अंदाजा लग सकता है कि ये कितना दर्दनाक हो सकता है। नंबर 2, द कवाडा ड्राइवर स्लैश गैंसो बॉम्ब। प्रोफेशनल रेसलिंग में इस मूव को सबसे खतरनाक मूव्स में से एक माना जाने के पीछे एक अच्छा कारण है, क्योंकि इस मूव में एक रेसलर अपने ओपोनेंट के सर को बिना किसी सुरक्षा के सीधे मैट पर पटक देते हैं। लेकिन ये मूव असल में एक गैंसो बॉम्ब के गलत होने की वजह से बना था। ये कहानी कुछ ऐसी है कि तोशियाकी कवाडा और मित्सुहारू मिसावा के बीच AJPW ट्रिपल क्राउन चैंपियनशिप के लिए हुए मैच के दौरान कवाडा का हाथ टूट गया था और उसके बाद उन्होंने एक गांसो बॉम्ब देने की कोशिश करी। तब वो मिसावा को पूरी तरह उठा नहीं पाए और उस थकान की वजह से कवाडा ने मिसावा को सीधे उनके सर के बल गिरा दिया, जिससे वहां मौजूद ऑडियंस बिल्कुल हैरान रह गई। कवाडा ने अपने करियर में ये मूव 3 बार इस्तेमाल किया और इसमें कोई शक नहीं है कि तीनों ही बार ये मूव उतना ही खतरनाक था। नंबर 3, शैटर्ड ड्रीम्स। हालांकि ये एक गैर कानूनी मूव है जिससे हमेशा ही डिस्क्वालिफिकेशन होता है, लेकिन बहुत सारे रेसलर्स के ऊपर ये मूव इस्तेमाल किया गया है। इस लिस्ट में मौजूद लगभग सभी मूव्स या तो सर या रीढ़ की हड्डी पर चोट करते हैं, लेकिन ये मूव थोड़ा अलग है। ये मेल रेसलर्स के निचले हिस्से पर चोट करता है। ये मूव गोल्डस्ट के द्वारा इस्तेमाल किया गया था, ज्यादातर एटीट्यूड एरा के दौरान, और इसमें वो अपने ओपोनेंट को एक कोने में टर्नबकल के सहारे खड़ा करते थे, उनके पैर अलग करते थे और फिर कुछ ऐसा मूव करते थे जिसे एक टेस्टिकल पंट ही कहा जा सकता है। नंबर 4, द लेग ड्रॉप। जब हल्क होगन ने एक आम मूव चुना और उसे अपना बेहतरीन फिनिशिंग मूव बना दिया, तो इसका असर बढ़ते दिनों के साथ उनके शरीर पर भी पड़ा। इतने सालों तक लेग ड्रॉप करते रहने के कारण हल्क के हिप्स, घुटने और कमर में दर्द की वजह से उन्हें सर्जरी की जरूरत पड़ गई ताकि वो चलते फिरते रहें। 2009 में होगन के साथ एक इंटरव्यू में उनके शरीर के साथ हुए शोषण के बारे में बात करी गई। होगन ने अपनी चोटें गिनाई। अपने पिछले भाग पर साल में 400 बार गिरने की वजह से मेरी टेल बोन मुड़ गई है, कमर में कुछ न कुछ दिक्कतें रहती हैं, मेरे पैर सुन्न पड़ जाते हैं, मेरे हाथ सुन्न है, मेरी गर्दन भी, मुझे आर्थराइटिस और स्कोलियोसिस हो गया है। मैं 6'7" का हुआ करता था, अब मैं 6'4" का हूँ। आराम की तलाश में हल्क ने लेजर स्पाइन इंस्टीट्यूट में अपनी रीढ़ की हड्डी के बहुत सारे ऑपरेशंस भी कराए और बाद में होगन ने उसी इंस्टीट्यूट पर केस भी कर दिया और ये दावा किया कि उन ऑपरेशंस के कारण उनकी हालत और खराब हो गई। नंबर 5, द फ्लाइंग हेडबट। द फ्लाइंग हेडबट एक ऐसा मूव है जो बहुत अच्छा दिखता है और फैंस को भी हमेशा उत्साहित रखता है। जब भी वो अपने पसंदीदा सुपरस्टार को टॉप रोप पर जाते हुए देखते हैं, वो सोच में रहते हैं कि क्या मैट पर पड़ा हुआ रेसलर आखिरी वक्त में वहां से हट जाएगा। दुर्भाग्य से फैंस को तो ये सोचना चाहिए कि ये मूव करने वाले रेसलर को हर बार ये मूव करते हुए अपनी कमर में कितना दर्द सहना पड़ता है। जाने माने हार्ली रेस, जो 7 बार नेशनल रेसलिंग अलायंस के वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन रह चुके हैं, वो भी डाइविंग हेडबट का इस्तेमाल करते थे और उन्होंने इस मूव के खतरे को भी माना है और उन खतरों को खुद महसूस भी किया है। रेस ने क्रिस बेनवा को भी इस मूव के खतरे के बारे में सावधान किया था, खासकर तब जब इसे टॉप रोप से किया जाता है। हालांकि हमें पक्के तौर पर नहीं पता, लेकिन ऐसा माना जाता है कि बेनवा की रीढ़ की हड्डी की दिक्कतें और उनका कंकशन इस डाइविंग हेडबट की वजह से और बढ़ गए थे। ये बहुत अच्छा फैसला होगा अगर रेसलर्स इस कमर तोड़ने वाले मूव को करना बंद कर दें। नंबर 6, डबल अंडरहुक फेस बस्टर। पेडिग्री रेसलिंग में सबसे जाना माना फिनिशर है
जिसे ट्रिपल एच ने फेमस किया है। उन्होंने ये मूव WWE में लगभग 20 साल से भी ज्यादा समय तक इस्तेमाल किया है, लेकिन कुछ फैंस को ये नहीं पता होगा कि ये मूव डबल अंडरहुक फेस बस्टर का एक नया अंदाज है। इस मूव में एक रेसलर अपने ओपोनेंट के हाथों को एक पेडिग्री की ही तरह फंसा लेते हैं, लेकिन इस मूव में वो अपने ओपोनेंट का सर सीधे मैट पर पटक देते हैं, जिसमें खुद को बचाने का कोई तरीका नहीं होता। ये मूव बेशक दर्द देता है और ये गर्दन में गंभीर चोट पहुंचा सकता है। नंबर 7, द मिलिट्री प्रेस। प्रोफेशनल रेसलिंग में कुछ बेहद ताकतवर सुपरस्टार्स देखे गए हैं जो अपने ओपोनेंट्स को अपने सर के ऊपर उठा सकते हैं और उन्हें एक इंसानी बारबेल की तरह ही ऊपर नीचे भी कर सकते हैं। हालांकि ये काफी प्रभावित है, लेकिन ये उतना मजेदार नहीं रहता जब वो रेसलर अपने ओपोनेंट को वहां से गिरा देता है। बीते सालों में द अल्टीमेट वॉरियर जैसे रेसलर्स अपने ओपोनेंट को ऐसे ही अजीब ढंग से मैट पर गिरा देने की वजह से काफी फेमस हुए हैं। हालांकि दूसरे कई रेसलर्स ऐसे करते वक्त सुरक्षा का ध्यान रखते हैं, लेकिन ओपोनेंट को बिल्कुल सही तरह से ऊपर से नीचे गिराना नामुमकिन है। अब जैसा कि ये तय ही होता है कि किसी भी रेसलिंग मैच का ओपोनेंट के ऊपर असर तो होना ही है, अब चाहे वो कैसा भी स्पॉट हो, काम हो या मूव का कोई भी नेचर हो। लेकिन ये एक ऐसा मूव है जो एक रेसलर की रीढ़ की हड्डी को कुछ समय तक खिसका सकती है। नंबर 8, द ड्रॉप किक। किसी समय में ड्रॉप किक को सबसे ताकतवर मूव माना जाता था जो मैचेस को खत्म करने की क्षमता रखता था। रॉक एंड रोल एक्सप्रेस इस ड्रॉप किक को अपने फिनिशिंग मूव के तौर पर इस्तेमाल करते थे, जिससे वो द रशियंस और मिनेसोटा रैकिंग क्रू जैसे बड़े ओपोनेंट्स को भी हरा देते थे। 80 के दशक के WWF की टैग टीम द किलर बीस्ट के जिम रेंजल का ड्रॉप किक भी काफी बेहतरीन था। ऐसा लगता था कि ये मूव करते हुए वो आसमान की ऊंचाइयों में होते थे। हालांकि ड्रॉप किक एक बीच में किया जाने वाला मूव है, लेकिन ये आज भी इस्तेमाल होता है और आज भी बिना दर्द के ये मूव करना पहले जितना ही मुश्किल भी है। आप कोई भी वीडियो देख लीजिए जिसमें एक रेसलर एक अच्छा ड्रॉप किक कर रहा हो और आप उसकी लैंडिंग को ध्यान से देखिए कि क्या वो अपनी कमर पर गिरते हैं या हाथ के बल। नंबर 9, फायर। बहुत सारे फैंस ये जानते हैं कि फायर बॉल अक्सर जादूगरों के फ्लैश पेपर और एक डिस्पोजेबल लाइटर की मदद से बनाया जाता है। WWE हॉल ऑफ फेमर द शीक ने अपना पूरा करियर ही अपने ओपोनेंट के चेहरे पर आग फेंक कर जीत के बाद जीत चुरा कर बनाया है। इसमें आंड्रे द जायंट के खिलाफ इस चाल की मदद से हुई उनकी जीत भी शामिल है। जेरी द किंग लॉलर ने द शीक से ये तरीका सीखा और उन्होंने भी इसे अपने करियर में इस्तेमाल किया। हालांकि उतना ज्यादा नहीं जितना शीक करते थे। वो कहावत है ना कि आग से तब तक मत खेलो जब तक आप जलना ना चाहो, यहाँ भी लागू होती है। जिन ओपोनेंट्स के ऊपर ये फायर बॉल इस्तेमाल होता है वो तो फ्रेडी क्रूगर की तरह नहीं बनने वाले थे, क्योंकि फ्लैश पेपर बहुत जल्दी खत्म हो जाता है, लेकिन उस आग की जलन से दर्द होना लाजमी है। नंबर 10, द फ्लाइंग एल्बो ड्रॉप। जब भी कोई फ्लाइंग एल्बो ड्रॉप की बात करता है तो WWE के हॉल ऑफ फेमर रैंडी माचो मैन सैवेज का नाम ही दिमाग में आता है। जब भी वो ये मूव करते थे तो वो हर बार उतना ही सुंदर लगता था। माचो मैन ने इस मूव को रेसलिंग के सबसे बेहतरीन फिनिशिंग मूव्स में से एक बना दिया था, लेकिन पर्दे के पीछे देखा जाए तो ये मूव उनके शरीर पर बहुत असर डालता था, क्योंकि ये मूव करते वक्त रेसलर्स या तो अपनी पीठ, अपने कंधे या अपने हिप पर गिरते थे। ऐसी अफवाह है कि अपने करियर के आखिरी समय में रैंडी ने अपने से छोटे रेसलर्स को ये बताया कि इतने सालों तक ये मूव करने की वजह से उनके शरीर को हुए नुकसान की वजह से अब वो ये मूव नहीं कर पाते हैं। नंबर 11, द स्पेयर। एज, गोल्डबर्ग और रोमन रेंस जैसे रेसलर्स ने अपने मैचेस में उत्साह बढ़ाने के लिए स्पेयर का इस्तेमाल किया है, अक्सर या तो इसे एक फिनिशर के तौर पर इस्तेमाल करके या फिर मैच खत्म करने की तैयारी में इस्तेमाल करके। स्पेयर एक रग्बी टैकल से मिलता जुलता ही होता है, लेकिन जो रेसलर ये मूव करते हैं उनके गर्दन, सर और कंधे पर पड़ने वाले असर की वजह से ये उनके लिए थोड़ा मुश्किल हो सकता है, और इसके ऊपर से रेसलर्स ये मूव लगातार हर मैच में भी करते हैं। ये समझना इसलिए भी और आसान हो जाता है कि एच ने ये क्यों कहा था कि इस स्पेयर की वजह से मुमकिन है कि उनका करियर छोटा हो गया। नंबर 12, द ब्लॉकबस्टर। आज के समय में एटीट्यूड एरा के दौरान WWF का एक शॉट खराब करने की वजह से हंसी का एक मुद्दा बनकर रह गए हैं, और एक फोकलिफ्ट मैच में जूडी बैगवेल का होना उस बदनाम किस्से का तो जिक्र भी नहीं करना चाहिए। लेकिन इसके बावजूद भी बफ बैगवेल को WCW में अच्छा पुश मिलता रहा। अब वो चाहे बेबी फेस मार्कस अलेक्जेंडर बैगवेल के रूप में हो या एक विलन बफ बैगवेल के रूप में, बैगवेल का शरीर और उनकी हाई फ्लाइंग प्रतिभा दोनों ही उनके फिनिशर द ब्लॉकबस्टर में दिखाई देती थी, जिसमें वो टॉप रोप से अपने ओपोनेंट के ऊपर समरसॉल्ट मारते थे। किसी भी दूसरे अच्छे मूव की तरह ही इस मूव में भी सामने वाले रेसलर को ज्यादा दर्द नहीं होता था, लेकिन इस मूव का असर बैगवेल पर जरूर होता था, खासकर जब वो लगातार हर रात ये मूव किया करते थे। नंबर 13, द बंजाई ड्रॉप। जब रॉडनी एनावाही WWE में आए तो उन्होंने 500 पाउंड से भी ज्यादा वजन वाले जापान के सुमो रेसलर योकोजुना के रूप में काफी अच्छा प्रभाव डाला।
90 के शुरुआती दशक के दौरान योकोजुना अपने ओपोनेंट के ऊपर से स्टीम रोल करके गुजर जाते थे, जिससे उनके ओपोनेंट्स एक स्ट्रेचर पर अपने ड्रेसिंग रूम तक वापस जाने पर मजबूर हो जाते थे और ये खासकर उनके खतरनाक फिनिशर की वजह से ही होता था। अनुमान लगाइए कि एक 500 पाउंड का आदमी आपकी छाती पर आकर गिरे और आपके ऊपर ही बैठा रहे और इस दौरान आप सांस भी नहीं ले पा रहे हो। ये दर्द समय के साथ बढ़ता गया क्योंकि WWE में अपने करियर के अंतिम दौर तक योकोजुना का वजन बढ़ता ही रहा था। और यहाँ खत्म होते हैं हमारे 10 ऐसे रेसलिंग मूव्स जो नकली नहीं हैं और जिनसे उस मूव को करने वाले रेसलर्स भी बहुत दर्द में होते हैं। ऐसे और भी कई सारे मूव्स हैं, तो नीचे कमेंट्स में हमें जरूर बताएं अगर आपको उनके बारे में एक दूसरी वीडियो भी चाहिए तो। और हमेशा की तरह अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अब कर लीजिए।